दोस्तों जल्दी से आपके अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। कैसे हो बच्चों? सब बढ़िया है। तो हम लोगों ने कल अपना चैप्टर जहाँ छोड़ा था, मतलब हमारी पोयम, तो वहीं से आगे से स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने कहाँ तक कर ली थी कल? यहाँ तक, अननोन, तो साउंड अननोन तक कर ली थी हमने। इसके आगे से आज करेंगे। थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ कि क्या क्या पढ़ाया कल। एक्चुअली इसमें हमने देखा कि जो पोएट हैं, जो राइटर हैं, उनके पास में क्या हुआ है। उनके पास में उनकी कज़न के द्वारा एक फोटो भेजी गई, पेंटिंग लाई गई, जो कि उनकी मदर की थी। उनकी मदर को डेथ हुए मतलब 52 ईयर्स हो गए, उतने सालों बाद उनके सामने पेंटिंग आई तो बिल्कुल वो इमोशंस में बह गए। उन्होंने मतलब आप ये कह सकते हो कि इतने सालों बाद जो पेंटिंग आई तो उनके उनको देख के क्या क्या भाव उनके मन में आए, किस तरह के भाव थे। मतलब वो जैसे कि वो देखते हैं पेंटिंग को, उनकी मदर की इमेज उनके सामने वापस आ जाती है। वो दोबारा उनको वही बचपन की सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं कि मदर कैसी थी, कैसा बिहेवियर था। फिर वो याद आता है उनको कि उनकी डेथ कैसे हुई। ये सब चीज़ें उनको याद आती हैं उन फोटो को देख के। फिर उसी पर हमने कल फिनिश किया था कि बीच में कि वो लास्ट में सोचते हैं कि क्या मैं अपनी मदर को ऑलरेडी मतलब एक अंतिम अलविदा कह दिया है। तो फिर वो सोचते हैं कि क्या सही में वो अंतिम अलविदा था। तो खुद ही जवाब देते हैं कि नहीं, मतलब हाँ, वो अंतिम अलविदा था, क्योंकि वो जहाँ उनकी डेथ होने के बाद में जहाँ वो गई है ना, उस जगह पर जब वो खुद भी जाएंगे मरने के बाद में, तो वहां पर लोग बिछड़ते नहीं है। यानी हेवन में लोग बिछड़ते नहीं और परमानेंटली साथ में रहते हैं। तो अंतिम अलविदा ऑलरेडी हो चुका है जमीन पर। तो यहाँ तक हमने कल कर लिया था। तो उसके आगे से करते हैं। तो देखिए कहाँ थे हम लोग। हाँ, यहाँ साउंड अननोन तक हमारा हो गया था। ठीक है, यहाँ तक हो गया था हमने। ठीक है, चलो। मे आई बट मीट दी ऑन दैट पीसफुल शोर। वो बोल रहे हैं कि उम्मीद जता रहे हैं कि मे आई बट मीट, कि मैं आपसे मिलूंगा। किससे मिलूंगा? तुमसे मिलूंगा। मदर के लिए बोल रहा है मैं तुमसे मिलूंगा ऑन दैट पीसफुल शोर, उस शांतिपूर्ण वातावरण वाले किनारे पर। कौन सी जगह? हेवन में, मरने के बाद में। पीसफुल शोर का मतलब यहाँ पर आप मान सकते हो, ये बोल रहे हैं किसकी तरफ बोल रहे हैं? हेवन या प्लेस आफ्टर डेथ, है ना। प्लेस आफ्टर डेथ, जहां पर इंसान जाता है। ठीक है, उस जगह के लिए बोल रहे हैं। तो द पार्टिंग साउंड शेल पास माई लिप्स नो मोर। बोल रहे हैं कि पार्टिंग साउंड शेल पास माई लिप्स नो मोर। और वहां पे जाके क्या होगा? मतलब अलविदा जैसी कोई चीज रहेगी नहीं। पार्टिंग साउंड यानी अलग होने की, जो अलविदा कहने की जो मुंह से निकलता है ना, कि आप किसी चीज से बिछड़ के जा रहे हो, अलग हो रहे हो, तो आप अलविदा कहते हो, गुड बाय कहते हो। तो वैसी चीज वहां पर निकलेगी नहीं मुंह से, क्योंकि वहां पर ये चीजें होती ही नहीं है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वहां पर ये वर्ड क्या है? साउंड अननोन है। ये क्या है? साउंड अननोन। मतलब वहां पर ऐसे कोई शब्द मतलब नहीं रखते, वो उनको कोई नहीं जानता। वहां पर लोग बिछड़ते ही नहीं है, तो कोई जानता ही नहीं है। ठीक है, तो उस जगह मिलेंगे, हेवन में मिलेंगे। और वहां पर ये शब्द कोई मायने नहीं रखते। वहां से, वहां पर मतलब मुंह से, अपने होठों से ये शब्द नहीं निकलेंगे, क्योंकि वहां पर इन शब्दों का कोई मतलब नहीं है। Thy maidens grieved themselves at my concern. Oft gave me promise of a quick return. अब वो बता रहा है, बोल रहा है कि अपनी मदर को संबोधित करते बोल रहा है उस पिक्चर को देखते हुए कि डाई मेडिन्स, कि जो तुम्हारी मेडिन्स हैं, तुम्हारी जो नौकरानियां थी या तुम्हारी जो डोमेस्टिक हेल्पर्स थी, घर में काम करने वाली, वो जो थी, जो मतलब वो अक्सर ग्रीव्ड देमसेल्व्स एट माय कंसर्न, क्योंकि मैं हमेशा बोलता रहता था मेरी कंसर्न, एट माय कंसर्न। लड़की की क्या कंसर्न थी बचपन में? कि मदर कब आएगी ऑफिस से, है ना, यही कंसर्न थी। तो वो इस कंसर्न पर, इस चिंता पर अक्सर वो दुख व्यक्त करती थी। कौन? मेडिन्स, यानी कि घर की डोमेस्टिक हेल्पर्स। वो क्या होती थी? वो अक्सर इस बात पे कंसर्न, दुख व्यक्त करती थी कि मतलब मैं बार बार ऐसी चिंता जताता हूँ, मैं बार बार उनसे पूछता कि मेरी मम्मी कब आएगी, मेरी मदर कब आएगी, मेरी माँ कब आएगी। और वो बार बार इस बात पे दुख व्यक्त करती, क्योंकि उनको पता था कि वापस नहीं आएगी। तो ऑफ्ट गिव मी प्रॉमिस ऑफ ए क्विक रिटर्न। तो पर मेरा, क्योंकि मैं बच्चा था, तो मुझे मतलब एक तरह से मेरा मन रखने के लिए या मेरा दिल बहलाने के लिए वो ऑफ्ट गिव मी, अक्सर वो क्या करती थी, मुझे प्रॉमिस देती थी। प्रॉमिस किस टाइप का था? क्विक रिटर्न का, कि हाँ मदर जल्दी ही वापस आ जाएगी, मदर जल्दी ही वापस आ जाएगी। वॉट आर्डेंटली आई विश, आई लॉन्ग बिलीव्ड एंड डिसअपॉइंटेड स्टिल वॉज स्टिल डिसीव्ड। तो बोल रहे हैं कि मैं इतने उत्साह पूर्वक, आर्डेंटली मतलब बहुत उत्साह से, आई विश्ड मैं इच्छा जताता था, मैं बहुत उत्साह से इच्छा जताता था कि इच्छा किस बात की थी? मदर की वापस आने की। क्या? आई लॉन्ग बिलीव्ड, और मैं बहुत लंबे समय तक ये विश्वास करता रहा। एंड डिसअपॉइंटेड स्टिल वॉज स्टिल डिसीव्ड, मतलब मेरी बहुत तीव्र इच्छा थी कि मेरी माँ वापस आए, और ये इच्छा काफी लंबे समय तक रही। लॉन्ग बिलीव्ड, काफी लंबे समय तक मैं बिलीव करता रहा था कि मदर वापस आएगी। बट हुआ क्या? एंड डिसअपॉइंटेड स्टिल, परंतु मुझे निराशा ही हाथ लगती। देखो यहां पर आपने गौर किया होगा, दो बार स्टिल आया है, डिसअपॉइंटेड स्टिल एंड स्टिल डिसीव्ड।
ये इस बात को फोकस, दो चीज है, मतलब इसमें एक तो फोकस कर रहा है ये कि बार बार एक चीज रिपीट हो रही है, दूसरा रिपीटेशन ऑफ समथिंग। तो देखो कैसे बताता हूँ कि आई लॉन्ग बिलीव्ड हो गया तक एंड डिसअपॉइंटेड स्टिल वाज स्टिल डिसीव्ड, यानी मैं बहुत लंबे समय तक विश्वास करता रहा कि मेरी माँ वापस आएगी, परंतु आई एंड डिसअपॉइंटेड स्टिल, मुझे एंड में क्या मिलता, मतलब मुझे मिलता मैं निराश ही होता क्योंकि मदर वापस आती नहीं। तो डिसअपॉइंटेड स्टिल मतलब मैं निराश ही रहता, निराशा, मुझे निराशा ही हाथ लगती। वॉज स्टिल डिसीव्ड, परंतु उस निराशा के हाथ लगने के बाद में मैं फिर बेवकूफ बनता। क्यों? क्योंकि मैं फिर उम्मीद लगाता शायद आएगी। तो दो बार है, चीजें रिपीट हो रही हैं। एक बार मैं उम्मीद लगाता, उम्मीद टूट जाती, निराशा आता थी, फिर दोबारा उम्मीद लगाता और फिर धोखा मिलता, डिसीव्ड। समझे? तो इस तरह से ये जो दो बार स्टिल है ना, ये एक तरह से साइकिल को बता रहा है कि एक साइकिल क्रिएट हो रही है, मतलब जो राइटर है, जो पोइट है, उनकी थिंकिंग में, कि वो बार बार उम्मीद लगा रहे हैं और उम्मीद टूट रही है। बाय डिसअपॉइंटमेंट एवरी डे बी ग्वाइल्ड, अब देखो फिर से रिपीटेशन, और हर बार, बाय डिसअपॉइंटमेंट एवरी डे बी ग्वाइल्ड ड्यूप ऑफ टुमारो इवन फ्रॉम ए चाइल्ड, और जो हर दिन की निराशा थी ना, एवरी डे बिग वाइल्ड, यानी प्रत्येक दिन जो मैं बेवकूफ बनाया जा रहा था, एक तो मतलब मुझे सांत्वना देती मेरी, मतलब घर की मेडिन्स थी वो सांत्वना देती, ऊपर से धीरे धीरे मतलब टाइम बीतता गया, मदर आई नहीं, स्टिल मैं खुद ही को बेवकूफ बनाता भी रहा। तो बाई डिसअपॉइंटमेंट एवरी डे बिग वाइल्ड, मतलब हर रोज की निराशा से, मतलब मुझे निराशा मिलती और मैं हर रोज बेवकूफ बनता। बिग वाइल्ड का मतलब होता है किसी को बहलाना, फसलाना, बेवकूफ बनाना। तो हर रोज बेवकूफ बनता, ड्यूप ऑफ टुमारो इवन फ्रॉम ए चाइल्ड, और ड्यूप ऑफ टुमारो, ड्यूप का मतलब धोखा देना होता है, छलना होता है। ड्यूप ऑफ टुमारो यानी मुझे कल के नाम पे छला जा रहा था। क्यों? क्योंकि हर बार ये बोला जाता कि कल आएगी, फिर कल वापस नहीं, कल आएगी, फिर कल आएगी। तो मुझे कल के नाम पे चला जा रहा था, इवन फ्रॉम ए चाइल्ड, मतलब एक बच्चे से उसके आने वाला कल के नाम पे धोखा किया जा रहा था, कहने का मतलब ये है। तो देखो ये जो चार लाइंस है ना, कौन सी वाली, यहाँ से what ardently I wished I long believed and disappointed still was still deceived by disappointment every day beguiled dupe of tomorrow even from a child। तो ये पूरी चारों लाइन यही दर्शाती हैं कि किस तरह से एक बच्चा है, उसकी मानसिकता ये है कि उसकी मदर चली गई है कहीं, उसको नहीं पता क्या हुआ है, वो नहीं समझता कि डेथ क्या होती है, वो उम्मीद कर रहा है उसकी माँ आएगी। घर वाले जो हैं, अक्सर घर वाले होते हैं, पर इसके केस में मेडिन्स हैं, यानी घर में जो काम करने वाली है लेडीज, वो बोलती हैं इसको कि नहीं वो कल आएगी, वो कल आएगी। बच्चा रोज उम्मीद लगाता, रोज उम्मीद टूट जाती, काफी लंबे समय तक उम्मीद लगाई, उम्मीद टूटती रही, एंड मतलब, और एक तरह से क्या साइकिल क्रिएट हो गई, और ये एक तरह से ऐसा सीन क्रिएट हो गया कि एक बच्चे से कल के नाम पे छला जा रहा है, मतलब उसको कल का सुनहरा, मतलब सुनहरा कल दिखा के एक बच्चे को छला जा रहा है, वैसी कंडीशन हो गई थी। 10 मैनी अ सैड टुमारो केम एंड वेंट, और इस तरह से बहुत सारे उदासी से भरे हुए टुमारो आए और चले गए, क्योंकि टुमारो को नाम तो हर बोलते कि कल आएगी, कल आएगी, कल आती नहीं थी, तो वो उदासी में डूब जाता टुमारो। तो ऐसे बहुत से उदास टुमारो आए और चले गए। टिल ऑल माई स्टॉक ऑफ इन्फेंट सॉरो स्पेंट, कब तक, कब तक मतलब ऐसा हुआ, जब तक ऑल माई स्टॉक ऑफ इन्फेंट सॉरो स्पेंट, जब तक मेरा जो पूरा कोटा था ना, स्टॉक, स्टॉक मतलब भंडार, किस चीज का भंडार, इन्फेंट सॉरो का। एक बालपन में जो दुख होता है बच्चे के मन में, उसका जो दुख का जो मेरे दिल में जो भंडार था, वो भंडार खत्म नहीं हो गया, यानी सारा दुख मेरा खत्म नहीं हो गया, तब तक मैं दुख मनाता रहा। मतलब तब तक मुझे दुख फील होता रहा था कि हाँ मदर नहीं आई, मदर नहीं आई। ये कब तक फील होता रहा, जब तक कि मेरे अंदर वो दुख खत्म ही नहीं हो गया, यानी दुख का जो मेरा भंडार था वो खत्म ही नहीं हो गया। इन्फेंट सॉरो, देखो स्टॉक ऑफ इन्फेंट सॉरो। और देखो फिर आगे बोलता है वो कि आई लर्न एट लास्ट सबमिशन टू माई लॉट, एंड में माई लॉट का मतलब मेरी परेशानी, कि मैंने सीख लिया, आई लर्न, मैंने सीख लिया, एट लास्ट आखिरकार मैंने सीख लिया, सबमिशन टू माई लॉट, यानी कि मेरी परेशानी को, सबमिशन का मतलब होता है झुक जाना, मतलब एक तरह से उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मदर नहीं आएगी, तो मैंने अपनी किस्मत, वैसे लॉट का मतलब किस्मत भी होता है, परेशानी होता है, यहाँ पर आई गेस क्या बोलते हैं, जो करेक्ट वर्ड होगा वो होगा किस्मत, मान लो आप, कि आई लर्न एट लास्ट सबमिशन टू माई लॉट, की मतलब मैंने अपनी किस्मत को एक तरह से उसके सामने मैंने स्वीकार कर लिया, भाई यही किस्मत है, मदर नहीं आने वाली है, तो वो झुक गया एक तरीके से। बट दो आई लेस डिप्लोर्ड दी नेवर फॉरगेट, बट दो आई लेस डिप्लोर्ड दी नेवर फॉरगेट, मतलब ठीक है, उसके बाद मैंने स्वीकार कर लिया कि मदर नहीं आएगी, अब मैं क्या क्या करने लगा, लेस डिप्लोर्ड, मैं कम रोता था, डिप्लोर्ड मतलब विलाप करना, रोना, अब मैं कम रोता था तुम्हारे लिए, नेवर फॉरगेट, पर तुम्हें कोई भूला नहीं,
मदर के लिए बोल रहा है कि मैं अब पहले के मुकाबले कम रोता था, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे बड़ा भी हो रहा था, मैंने सच्चाई स्वीकार कर ली थी, मुझे समझ आने लग गया था मदर वापस नहीं आ पाएगी। तो अब मैं कम रोता था, कम विलाप करता था, कम दुख मनाता था, परंतु मैं तुम्हें कभी भूला नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि मैं भूल गया हूँ, मैं कभी भूला नहीं। ठीक है, अब देखो आगे। हाँ, वेयर वंस वी ड्वेल्ट आवर नेम इज हर्ड नो मोर। अब वो बता रहा है अपनी मदर को, एक तरह से मतलब पेंटिंग की तरफ एड्रेस, पेंटिंग को एड्रेस करते हुए, उस फोटो को एड्रेस करते हुए बोल रहा है कि वेयर वंस, जहां पर कभी हम, वी ड्वेल्ट, हम रहते थे, आवर नेम इज हर्ड नो मोर, आज वहां हमारा नाम सुनाई नहीं देता। मतलब हमें कोई याद ही नहीं है, मतलब किसी को हम याद ही नहीं है कि हम वहां कभी रहते भी थे। मतलब कभी जिस घर में हम रहते थे, जिस इलाके में हम रहते थे, आज वहां हमारा नाम कोई नहीं लेता। चिल्ड्रन नॉट दाइन हैव ट्रॉड माई नर्सरी फ्लोर। और जिस कमरे में मैं रहता था, उस कमरे की जो फर्श है, उस फर्श पे किसी और के बच्चे अब घूमते हैं। चिल्ड्रन नॉट दाइन, तुम्हारे बच्चे नहीं, किसी और के बच्चे अब उस पे घूमते हैं, यानी मतलब उस घर में अब कोई और रहता है। एंड वेयर, ट्रॉड का मतलब होता है टहलना, ठीक है। एंड वेयर द गार्डनर्स रॉबिन डे बाय डे ड्रू मी टू स्कूल अलोंग द पब्लिक वे। और बोल रहे हैं कि उस जगह पर जहां पर गार्डनर रॉबिन, मतलब उनका जो माली था रॉबिन, वो डे बाय डे यानी दिन प्रतिदिन ड्रू मी टू स्कूल, मुझे स्कूल ले जाता था, अलोंग द पब्लिक वे यानी पब्लिक रास्ते से, मतलब मुझे हाईवे से, रास्ते से स्कूल ले जाता था। डिलाइटेड विद माई बॉबल कोच एंड रैप्ड इन स्कारलेट मेंटल वॉर्म एंड वेलवेट कैप। अब देखो वो बता रहा है उस जगह का डिस्क्रिप्शन, वो बार बार वो दे रहा है कि देखो उस घर, उस कमरे में आज किसी और के बच्चे रहते हैं, मतलब घूमते हैं, टहलते हैं, जिसमें कभी मैं टहलता था। वहाँ जहाँ पर मुझे जो रॉबिन माली था, वो क्या था, रोज मुझे स्कूल ले जाता था, मतलब पब्लिक वे से। और साथ में मैं इतना खुश होता था। डिलाइटेड विद माई बॉबल कोच, बॉबल कोच एक्चुअली खिलौना है, एक तरह से खिलौने, मतलब घोड़ा गाड़ी होती है ना, कार्ट, उस तरह से उसका खिलौना रूप। तो डिलाइटेड में बबल कोच एंड रैप्ड, कि मैं अपनी बॉबल, जिस जगह पर मैं अपने खिलौने से इतना खेलता था, प्रसन्न होता था, एंड रैप्ड इन स्कारलेट मेंटल वॉर। और जो मेरे पास मेरा जो कपड़ा था वो स्कारलेट लाल कलर का था और बहुत ही गर्म था, वैसा मैं लिपटा रहता था ऐसे कपड़े में। एंड वेलवेट कैप, और वेलवेट की टोपी हुआ करती थी। वेलवेट भी कपड़ा होता है एक तरीके से, बहुत सॉफ्ट, आपने देखा होगा। तो स्कारलेट मेंटल से मैं लिपटा हुआ, वेलवेट की टोपी लगाई हुई, हाथ में खिलौना, मतलब एक गाड़ी का खिलौना है ना, ये सब मेरे पास थे। इट इज नाउ बिकम ए हिस्ट्री लिटिल नोन दैट वंस वी कॉल्ड द पेस्टरल हाउस आवर ओन। कि मतलब जिस घर को हम कभी अपना कहते थे, उस घर को, मतलब वो आज हिस्ट्री बन चुका है। इट इज नाउ बिकम ए हिस्ट्री लिटिल नोन, वो आजकल अब हिस्ट्री बन चुका है। लिटिल नोन मतलब उसको कोई नहीं जानता, वहां पे वो अननोन हो गए टोटली। कौन अननोन हो गए? राइटर और उसकी फैमिली, मतलब वहां उनको कोई नहीं पूछता है। एक तरह से पूरा एक पास्ट की एक इमेज क्रिएट की गई है कि उस घर के वहां पर किस तरह से, मतलब पहले वो रहते थे, आज वहां पर कोई नहीं उनको जानता, कोई नहीं पहचानता, कोई उनका नाम नहीं लेता। उस घर में कोई और रहता है, वो याद कर रहा है बचपन में किस तरह से मैं वहां पर, मतलब पूरी लग्जरियस लाइफ जीता था। लग्जरियस लाइफ कैसे? मतलब वेलवेट की टोपी है ना, अच्छे नरम गरम कपड़े, खिलौने हाथ में, गार्डनर माली ले जा रहा है स्कूल छोड़ने के लिए, है ना। वो सब चीजें अब हिस्ट्री बन चुकी हैं। दे ऑल हैव बिकम हिस्ट्री नाउ एंड नोबडी रिकॉल रिमेंबर देम। देखो फिर आगे, शॉर्ट लिव्ड पोजीशन। अब इन चीजों को क्या बता रहा है राइटर? इनको बता रहा है शॉर्ट लिव्ड पोजीशन। शॉर्ट लिव्ड पोजीशन का मतलब ये देखो, शॉर्ट लिव्ड पोजीशन इन्हीं को बोलते हैं जो सांसारिक जीवन में जो हमारे पास चीजें आती है ना, वो शॉर्ट लिव्ड पोजीशन ही होती है। राइटर ने एक तरह से ये चीज एक्सेप्ट करी है कि जो ये मटेरियल वर्ल्ड है ना, मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक जीवन में जो हमारे पास धन दौलत हो, चीजें हो, सिर्फ वो हमारे पास कोई पता नहीं कब तक है। कुछ समय भी हो सकती है, लाइफ भर भी हो सकती है, परंतु लाइफ भर के बाद में भी क्या होगा, हमारी डेथ हो जाएगी, चीजें यहीं रह जाएंगी, हमारे साथ थोड़ी जाएंगी। तो कुल मिला के जीवन में जो भी चीज हमारे पास होती है ना, वो सब शॉर्ट लिव्ड होती है। शॉर्ट लिव्ड पोजीशन, ये रियलिटी ऑफ लाइफ है। ये जो एक इतना सी जो लाइन है ना, ये 3 शब्दों की, शॉर्ट लिव्ड पोजीशन, ये एक्चुअली दिखाती है कि रियलिटी ऑफ लाइफ, कि लाइफ की रियलिटी क्या है। लाइफ की रियलिटी ये है कि सब यहीं छूट जाना है, एंड अल्टीमेट जो चीज है वो डेथ आनी है सबको। तो ये सब शॉर्ट लिव्ड पोजीशन था हमारा जो छूट गया। बट द रिकॉर्ड फेयर दैट मेमोरी कीप्स ऑफ ऑल दाई काइंडनेस देयर। परंतु द रिकॉर्ड फेयर, रिकॉर्ड मतलब मेमोरी में बोल रहा है कि मेरी जो मेमोरी है, याददाश्त है, उसमें तुम्हारा रिकॉर्ड एकदम सही सही अंकित है, मतलब लिखा हुआ है, अंकित है। रिकॉर्ड मतलब तुम्हारी यादें,
तुम्हारी मेमोरीज, मतलब कि बोला तुम्हारी मेमोरीज, और वो भी कैसी, फेयर मेमोरीज, अच्छी मेमोरीज। तुम्हारी सारी अच्छी मेमोरीज आज भी मेरे पास में इंटैक्ट है। तुम्हारी सारी काइंडनेस, ऑल दाई काइंडनेस, तुम्हारी जो सारी दयालुता थी जो बचपन में तुमने मेरे प्रति दिखाई वहां पर उस घर में, वो सब मेरे अंदर एकदम रिकॉर्डेड है मेरे माइंड में। स्टिल आउटलिव्स मैनी स्टॉर्म दैट हैज फेस्ड, मतलब वो बोल रहा है कि स्टिल आउटलिव्स, आउटलिव का मतलब होता है जब कोई चीज किसी की उम्र को पार कर जाए, यानी किसी बाधा को पार कर जाए, या किसी फेज, किसी टाइम ड्यूरेशन को पार कर जाए। तो वो बोल रहा है कि मेरी जिंदगी में कितने मैनी स्टॉर्म, बहुत से स्टॉर्म आए। स्टॉर्म मतलब तूफान, जीवन में उतार चढ़ाव, मुसीबतें आई, परंतु वो जो तुम्हारी यादें थी ना बचपन की, वो जो मेरे दिमाग में रिकॉर्डेड है, वो सब इन सब स्टॉर्म को पार कर गई, आउटलिव्स, इन सब से पार कर गई, और वो आज भी जिंदा है मेरे दिमाग में। दैट इज फेस्ड 1,000 अदर थीम्स लेस डीपली ट्रेस्ड, मतलब उन स्टॉर्म्स ने, उन तूफानों ने दूसरे बहुत सारे, 1,000, हजारों थीम्स, लेस डीपली ट्रेस्ड, मतलब ऐसी बहुत सी दूसरी मेमोरीज थी मेरी जिंदगी की, जो कि मतलब इतनी, मतलब फोकस नहीं थी मेरे माइंड में, कह सकते हो, या फिर मुझे इतनी प्रिय नहीं थी, वो सब मिट गई उन तूफानों की वजह से, उन सबको मैं भूल गया। परंतु तुम्हारी मेमोरीज नहीं गई, तुम्हारी मेमोरीज आज भी मेरे माइंड में है। मतलब इफेज का मतलब होता है मिटा देना, इफेज का मतलब मिटा देना है ना, मिटा देना। हिंदी लिखना और भी मुश्किल है भाई इस पेन से तो है ना, फेस का मतलब मिटा देना। तो उस, मतलब उन तूफानों, जिंदगी के थपेड़ों ने, जिंदगी की मुसीबतों ने ऐसी बहुत सी हजारों मेमोरीज थी जो कि ऐसी थीम्स पे थी, ऐसे सब्जेक्ट मैटर पे थी जो कि इतने ज्यादा फोकस नहीं थे, मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो वो सब मिट गए जिंदगी के थपेड़ों में, जिंदगी की मुसीबतों में, परंतु जो तुम्हारी मेमोरीज हैं वो आज भी वहां पर रिकॉर्डेड है। समझे? Thy nightly visits to my chamber made that you might know me safe and warmly laid, मतलब जो तुम बचपन में मेरे कमरे में अक्सर रात में आया करती थी, नाइटली विजिट्स, रात में आती थी, टू माई चेम्बर मेड, मतलब मेरे चेम्बर, मेरे कमरे में आया करती थी, तुम्हारी जो नाइटली विजिट्स होती थी मेरे कमरे में, दैट दाउ माइट नो मी सेफ एंड वार्मली लेड, मतलब तुम ये चेक करने आती थी, यू माइट नो मी सेफ, ये जानने के लिए कि मैं सेफ तो हूं ना, एंड वार्मली लेड, और मैं आराम से सो तो रहा हूं ना, मतलब तुम ये चेक करने आती थी कि मैं रात में आराम से सो रहा हूँ, मैं सही सलामत ठीक तो हूं ना। दाई मॉर्निंग बाउंटीज बिफोर आई लेफ्ट माई होम, ईआरई का मतलब होता है बिफोर। तुम, दाई मॉर्निंग बाउंटीज, तुम्हारी जो सुबह सुबह तुम मुझे जो रिवॉर्ड, इनाम देती थी, इनाम के रूप में क्या होता था, जब मैं घर छोड़ रहा होता, मतलब स्कूल जा रहा होता था या फिर घर से बाहर जा रहा होता था, उससे पहले तुम मुझे जो सुबह सुबह इनाम देती थी, घर छोड़ने से पहले जो मुझे इनाम देती थी, कौन सी इनाम, द बिस्किट्स, खाने के बिस्किट्स, कन्फेक्शनरीज, मतलब ऐसी छोटी छोटी आइटम्स होती है ना, पैकेज, जो ये अपने पैकिंग्स में आते हैं, चाहे वो चिप्स वगैरह कुछ भी हो, चाहे वो काजू, पिस्ता, बादाम, बिस्किट, कुछ वैसी है, ये सब कन्फेक्शनरी एंड प्लम एंड बिस्किट, ये सब तो मुझे दिया करती थी। एक बच्चे के लिए तो यही एक इनाम है, बिल्कुल छोटे बच्चे को टॉफी दे दो एकदम खुश हो जाएगा ना, वो वाली चीज। तो बोल, तुम जो मुझे छोटे छोटे, तुम मुझे सुबह सुबह जो रिवॉर्ड देती थी, जो इनाम देती थी, जो बाउंटीज देती थी, जब मैं घर से निकलता था उससे पहले, कौन सी बाउंटीज, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, प्लम्स, ये सब मुझे देती थी। द फ्रेग्रेंट, और साथ में क्या करती थी, द फ्रेग्रेंट वाटर्स ऑन माई चीक्स बी स्टोर्ड, और तुम खुशबू वाला पानी लगाती थी, यानी कि सेंट, ऑन माई चीक्स, मेरे गालों पे लगाती थी, बी स्टोर्ड मतलब लगाना, मेरे गालों पे, मेरी चीक्स पर खुशबू वाला पानी लगाती थी, बाय दाई ओन हैंड, तुम्हारे खुद के हाथों से, टिल फ्रेश दे शोन एंड ग्लोड, कब तक लगाती थी, जब तक मेरे गाल चमक ना जाए, ग्लो नहीं करने जाए, शोन, शोन मतलब शाइन का सेकंड फॉर्म शोन, चमक आ जाए, ग्लो मतलब भी चमकाना होता है, यानी चमकने लग जाए और एकदम फ्रेश हो जाए मेरा चेहरा, तब तक तुम लगाती थी। ऑल दिस एंड मोर एंडियरिंग स्टिल देन ऑल, द कांस्टेंट फ्लो ऑफ लव दैट न्यू नो फॉल, तो अब देखो वो बोल रहा है कि ये सब चीजें, ऑल दिस, ये सब, और इसके साथ में एंड मोर एंडियरिंग स्टिल देन ऑल, और इन सबसे और भी बहुत सी ऐसी चीजें, एंडियरिंग मतलब मुझे प्रिय हैं, मतलब ये सब तो थी और इससे भी प्रिय और भी चीजें हैं, दाई कांस्टेंट, उस सबसे प्रिय क्या है इन सबसे, और भी चीजें, और भी चीज क्या है, वो है लव, कि दाई कांस्टेंट फ्लो ऑफ लव, यानी ये सब चीजें तो बहुत अच्छी थी, परंतु इन सबसे प्रिय एक और चीज है, वो क्या है, तुम्हारा लगातार बहता हुआ प्यार, यानी तुम मुझे लगातार जो मुझसे प्यार बरसाती थी, दैट न्यू नो फॉल, और उस प्यार में कोई कमी नहीं आती, नो फॉल, फॉल का मतलब गिरावट, कि उस प्यार में कोई कमी नहीं आती थी, नेवर रफन्ड बाय दोज कैटरैक्ट, और आगे देखो, अब एक इमेज क्रिएट करके बता रहा है वो, इमेज इस तरह की है, मैं ध्यान से समझाऊंगा, देखो, हाँ, कि कहाँ गए हम, कहाँ गए, खो गए, कहाँ चले गए, हाँ ये रहे, नेवर रफ एंड बाय दोज कैटरैक्ट्स एंड ब्रेक्स,
कि जो तुम्हारा जो प्यार था लगातार, मतलब तुम्हारा इन सबसे और प्रिय एक चीज क्या थी, कांस्टेंट फ्लो ऑफ लव, तुम्हारा लगातार बहता हुआ प्यार जिसमें कोई कमी नहीं आती थी। नेवर रफेंड बाय दोज कैटरैक्ट्स एंड ब्रेक्स। जिंदगी, अब देखो यहाँ पर दो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, एक तो कैटरैक्ट और एक ब्रेक। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी इमेज क्रिएट हो रही है। इमेज किसकी है? इमेज है इमेज ऑफ रिवर, नदी की इमेज। ध्यान रखना, नदी की इमेज क्रिएट की है। जब मतलब आप जब इसका क्रिटिकल एनालिसिस एप्रिसिएशन लिखोगे ना, तो उस वक्त आपको इमेजरी का भी एक पॉइंट डालना पड़ता है कि इसमें कौन कौन सी इमेजेस यूज की है। तो ऐसी इमेजेस को आप उसमें लिखना, जो मैं बार बार बीच में बता देता हूँ कि इसकी इमेज है, उसकी इमेज है, ये सब नोट कर लिया करो ना। तो देखो रिवर की इमेज बन रही है यहाँ पे। कैसे? कैटरैक्ट क्या होता है? देखो सपोज ये नदी बह रही है, ठीक है, नदी में बह रही है, अचानक नदी में बहते वक्त छोटा सा झरना आ गया, हल्का सा, फिर नदी बहने लग गई, ठीक है। झरना आया, ऊंचा झरना नहीं, छोटा सा झरना, ज्यादा ऊंचा नहीं, थोड़ा सा। कई बार तो एक दो सीढ़ी के मुकाबले होता है थोड़ा सा ही। तो ये जो छोटे से झरने होते हैं ना, इनको कैटरैक्ट बोलते हैं। ये जनरली हर नदी में नहीं होते हैं, और ये हर नदी के ऐसे छोटे झरने को कैटरैक्ट भी नहीं बोलते हैं। नील नदी है इजिप्ट में, क्या है? नील नदी है ना। नील नदी में ऐसे छोटे छोटे से कैटरैक्ट पाए जाते हैं, तो वहां से ये टर्म उठाई है इन्होंने। और ब्रेक्स मतलब नदी में बीच में रुकावट, पत्थर वत्थर कोई भी रुकावट आ गई, वो ब्रेक्स। तो बोल रहा है कि नेवर रफेंड बाय दोज कैटरैक्ट्स एंड ब्रेक्स। यहाँ पर जिंदगी है ना, वो तो नदी के समान है। लाइफ, लाइफ क्या है? लाइफ इज लाइक रिवर। लाइफ कैसी है? लाइफ नदी के समान है। और उसमें लाइफ में क्या आते रहते हैं? कैटरैक्ट और ब्रेक्स। यानी कि जैसे नदी में कैटरैक्ट और ब्रेक होते हैं ना, उस तरह से जिंदगी में भी रुकावटें, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। समझे? अब क्योंकि नदी की इमेज है, कैटरैक्ट का मतलब छोटे छोटे से झरने से जो मैंने बताया फॉल, और ब्रेक्स का मतलब रुकावटें। यानी जैसे नदी के अंदर कैटरैक्ट एंड ब्रेक्स होते हैं ना, वैसे ही जीवन के अंदर भी कैटरैक्ट एंड ब्रेक आते रहते हैं। मतलब जिंदगी के अंदर भी ऐसे रुकावटें आती रहती हैं, ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। परंतु वो बोल रहा है कि अपनी मदर के लिए नेवर रफ एंड बाय दोस्त, की तुम कभी भी उनसे मतलब ऐसे कैटरैक्ट या ब्रेक से कभी भी रफ नहीं हुई। रफ का मतलब है तुम उनसे कभी इरिटेटेड नहीं हुई, कभी चिड़चिड़ी नहीं हुई। दैट ह्यूमर इंटरपोज टू ऑफन मेक्स। और तुम्हारे जो ह्यूमर, तुम्हारा जो हंसी मजाक था ना, वो अक्सर ऐसे समय पर भी आ जाता था। मतलब तुम ऐसे टाइम पे जब जिंदगी में मुसीबतें चल रही हो, रुकावटें चल रही हो, तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करती थी, या तुम कभी चिड़चिड़ी फील नहीं होती थी। तुम ऐसे टाइम पर भी अपना ह्यूमर, अपना हंसी मजाक बीच में ले आती थी। इंटरपोज का मतलब बीच में ले आना। दैट ह्यूमर इंटरपोज टू ऑफन मेक्स। वो अक्सर तुम्हारी जो हंसी मजाक करने का तरीका था, वो अक्सर बीच में फिर आ जाया करता था। मतलब तुम कभी भी गुस्सा नहीं दिखाती थी, कहने का मतलब ये है। ऑल दिस स्टिल लेजिबल इन मेमोरी पेज। और ये सब चीजें, ये जो सब चीजें मैं बता रहा हूँ, ये सब आज भी लेजिबल हैं। लेजिबल मतलब जिसे पढ़ा जा सके, समझा जा सके। देखो एक और इमेज आ गई। किसकी इमेज है? इस बार इमेज है इमेज ऑफ बुक, किताब की इमेज। जैसे किताब में क्या होता है, किताब में आपने कुछ लिखा हुआ है, अगर अच्छी राइटिंग में लिखा हुआ है तो समझ में आ रहा है कि भाई पढ़ा जा सकता है। देखो लेजिबल का मतलब होता है ऐसा कुछ लिखा हुआ हो जो पढ़ा जा सके। इतना गंदा लिख, कई बार बच्चे बहुत गंदा लिखते हैं ना, हैंड राइटिंग इतनी गंदी होती है कि टीचर बोलती है इतना सुंदर भी क्यों लिखा है भाई तुमने, थोड़ा और गंदा लिख लेते। वो इनडायरेक्टली चिढ़ाने के रूप में ऐसे होता है। तो मतलब लेजिबल का मतलब होता है ऐसा लिखा जाए कि जो पढ़ा जा सके। तो बोल रहा है कि ये सब चीजें, ये सारी मेमोरीज मेरे मेमोरी पेज में लेजिबल है। यानी मेरे मतलब याददाश्त रूपी पन्ने, मेमोरी पेज मतलब याददाश्त रूपी पन्ने के अंदर आज भी ये सब लेजिबल है। मतलब मुझे याद है, यानी मैं उनको सबको पढ़ सकता हूँ, आज भी मुझे सब चीजें याद है। एंड स्टिल टू बी सो टू माई लेटेस्ट एज। और ये हमेशा मुझे याद रहेगा कब तक? मतलब भविष्य में, फ्यूचर में। टू माई लेटेस्ट एज मतलब जब तक जीऊंगा, कहने का मतलब जब तक जीऊंगा मुझे ये सब याद रहेगा। एड्स जॉय टू ड्यूटी, मेक्स मी ग्लैड टू पे। और ये सब चीजें क्या करती है? मेरी ड्यूटी में मुझे आनंद प्रदान करती है। ड्यूटी क्या है राइटर की? लिखना। उसकी ड्यूटी पोएम लिखना है ना, कुछ लिखना है। तो मेरी ड्यूटी में ये सब चीजें मुझे आनंद प्रदान करती हैं, आनंद को जोड़ती हैं, मेरी ड्यूटी में आनंद लाती हैं। मेक्स मी ग्लैड टू पे, मुझे खुश करती हैं कि मैं तुम्हें अदा कर पाऊंगा। क्योंकि उसने शुरू में बता दिया है कि मुझे मतलब उनके ऑनर में, मेरी मदर के सम्मान में एक गीत लिखना चाहता हूँ। वो गीत लिख रहे हैं ना, एक पोएम लिख रहे हैं। जो पोएम लिखी है इसी के बारे में बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि मुझे मेरे काम में आनंद मिलता है इन सब चीजों से, जो मेरी मेमोरीज हैं। ये मेरे मतलब काम में मुझे आनंदित करती हैं ये मेमोरीज। और ये मुझे खुश करती हैं कि मैं तुम्हारे सम्मान में कुछ अदा करूँ, तुम्हें कुछ रिटर्न करूँ। Such honors to thee as my numbers may, और perhaps a frail memorial but sincere, not scorned in heaven, though little noticed here। तो बोल रहा है कि such honors to thee as my numbers may, और तुम्हें
मैं ऐसा सम्मान देना चाहता हूँ, चाहे मेरी उम्र कितनी हो जाए, एज माई नंबर्स, मेरे का मतलब यहाँ पर कि मेरी उम्र कितनी भी हो जाए, मैं तुम्हें ऐसा सम्मान देना चाहता हूँ। परहैप्स अ फ्रेल मेमोरियल बट सिंसियर, हो सकता है कि जो मैं सम्मान दूं वो फ्रेल मेमोरियल हो। मेमोरियल मतलब याद में कोई निशानी रूपा कुछ चीज हो ना, वो तो यहाँ पर निशानी रूप में क्या देना चाहता है, पोयम। तो फ्रेल मेमोरियल हो सकता है कि मेरा जो मैं मेमोरियल जो तुम्हारी याद में मैं जो ये लिख रहा हूँ वो फ्रेल थोड़ा कमजोर हो, मतलब लोगों को वो इतनी अच्छी ना लगे, बट सिंसियर, परंतु होगी क्या, वो सिंसियर होगी, मतलब मैंने पूरे सच्चे दिल से लिखी है वो एकदम सिंसियर भाव। मैं ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने दिल से सच्चे मन से लिखना चाहता था, भले ही वो लिखने में उसमें कमी रह गई हो, क्वालिटी में डाउन हो, परंतु उसमें मेरे इंटेंशन में कोई कमी नहीं है, मेरे इरादों में कोई कमी नहीं है। नॉट स्कॉन्ड इन हेवन, और इसीलिए जो ऊपर वाला है, हेवन, हेवन का मतलब स्वर्ग या भगवान मान लो कि नॉट स्कॉन्ड इन हेवन, यानी ऊपर वाले की अदालत में मेरी चीज को नापसंद नहीं किया जाएगा। वो ये देखेगा भले ही ठीक है दुनिया को पसंद ना आए, परंतु मेरे इरादे बहुत अच्छे थे, बहुत सिंसियर थे, इसलिए वो ऊपर वाला उससे गुस्सा नहीं होगा। नॉट स्कॉन्ड मतलब नाराज नहीं होगा। दो लिटिल नोटिस डियर, हो सकता है कि यहाँ जमीन पे इतना कोई नोटिस नहीं करे, मैंने जो लिखा है मेरी माँ के सम्मान में, हो सकता है यहाँ इतनी पॉपुलर ना हो, ये जो पोयम है इतनी पॉपुलर ना हो, कोई नोटिस ही ना करे, कोई ध्यान ही ना दे, इतनी मुझे प्रसिद्धि ना मिले, परंतु ऊपर वाला सब देख रहा है और वो नाराज नहीं होगा। वो मतलब मेरे इस लिखावट से, मेरे इस ऑनर से, जो मैं अपनी माता को मैं ऑनर दे रहा हूँ, इस मेमोरियल से वो खुश होगा, वो नाराज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आज यहाँ तक ही करेंगे। नेक्स्ट जो बच रहा है थोड़ा सा पोर्शन, थोड़ा सा क्या मतलब ये इतना है और लास्ट में ये भी है, काफी है होने को, एक और वीडियो बनेगी अभी तो उसमें मैं कंप्लीट कराऊंगा ये ना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ये इमेजेस जरूर देख लेना कौन कौन सी इमेज बन रही है, जैसे बुक की इमेज, रिवर की इमेज, है ना, ये सब चीजें नोटिस मतलब दिमाग में रखना, लिख लेना, नोट कर लेना। वैसे तो मैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी करवाऊंगा, ठीक है, वहां पर भी रिपीटेशन होगा इन चीजों का। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, कल दूसरा लेक्चर लेके आऊंगा इसी के ऊपर, थर्ड पार्ट में। टिल देन गुड बाय, अपना ध्यान रखना।